बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन की बात करी थी और कुछ सब्सिडियरी यूनिट्स देखी थी फंडामेंटल्स यूनिट्स की ही। जैसे फंडामेंटल यूनिट मास की होती है किलोग्राम, तो हमने बात करी थी ग्राम की, माइक्रोग्राम की, मिलीग्राम की, किलोग्राम की, हेक्टोग्राम की, नैनोग्राम की, इन सब चीजों की, राइट। ऐसी हमने लेंथ की यूनिट्स देखी थी, वॉल्यूम की देखी थी, टाइम की देखी थी, प्रेशर की देखी थी। सही है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर में कुछ लॉज होते हैं जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, उनकी बात करेंगे। तो इनके अंदर 4 लॉ आते हैं। सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ दिया किसने था? ये लॉ दिया गया था बाई एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। 1789 में इन्होंने ये लॉ दिया था, है ना। तो बहुत पुरानी बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये लॉ कहता क्या है? सबसे पहले तो इस लॉ की ना एक गलत डेफिनेशन है जो लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्लियर रहती है। क्या? कि ये लॉ कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ये गलत डेफिनेशन है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, उससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं सी प्लस डी। ठीक है। ए का मान लो मेरे पास 40 ग्राम है और बी का मेरे पास 60 ग्राम है, राइट। अब क्या हुआ, इसमें से 20 ग्राम रिएक्ट कर गया और इसमें से भी 20 ग्राम रिएक्ट कर गया, और इसका बना 20 ग्राम और इसका बना 20 ग्राम। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट कितना हो गया सर? 40 ग्राम। और रिएक्टेंट कितना बचा सर? 40 में से 20 रिएक्ट कर गया, 20 बचा। 60 में से 20 कर गया, 40 बचा। तो रिएक्टेंट है 60 ग्राम, प्रोडक्ट है 40 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट तो बराबर नहीं है। तो क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग रहा? लग रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत है। तो फिर सही डेफिनेशन क्या है, मैं आपको लिखवाता हूं। पहले सही डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change, the total mass of product formed will be equals to total mass of reactant reacted। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट ना। मैं बोल रहा हूं मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड will be equals to mass of product formed। जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और जितना नया रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, उनका जब आप मास निकालोगे वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो जो आप बात बोल रहे हो ना कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्या? कि रिएक्शन पूरी होगी तब। रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था तब। यानी कि दो कंडीशन लगनी चाहिए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, नो डाउट। बट व्हेन you don't have any initial product without before the starting of reaction, and second thing, the reaction must be complete. There should not be any amount of reactant left। कोई भी रिएक्टेंट बचना नहीं चाहिए, पूरी की पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लगा दोगे तो पहली डेफिनेशन भी ट्रू हो जाएगी, राइट।
और एक जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है इसका, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लिख सकते हैं वी बैलेंस द रिएक्शन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है इस लॉ की लिमिटेशन? आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस का नाम सुना है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनमें जो मास होता है वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होता है एनर्जी में। आइंस्टीन ने बताया था ना इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट? तो वो क्या कहता था कि उसमें एनर्जी और मास आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, राइट? So nuclear reactions do not obey this law because mass is converted into energy. तो for nuclear reaction हम एक नया लॉ बनाते हैं, law of conservation of mass energy। वो लॉ क्या कहता है कि mass and energy means the sum of mass and energy will remain same during the reaction। यानी कि जितना मास और एनर्जी में चेंज आएगा रिएक्टेंट की, उतना ही मास और एनर्जी में चेंज आएगा प्रोडक्ट की, राइट? खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना, बस ये लिमिटेशन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वाई देयर इज नो मास चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? ऐसा क्या है कि रिएक्शन के दौरान कोई भी मास चेंज नहीं हो रहा? तो उसका रीजन है आपके डाल्टन बाबा का एक नियम। क्या कह के गए थे? एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड लेवल का। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 8.4 ग्राम ऑफ NaHCO3 is added to a solution of acetic acid weighing 20 gram, it is observed that 4.4 gram of CO2 is released into atmosphere and a residue is left behind. Calculate the mass of residue by applying law of conservation of mass। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
तो सबसे पहले तो आपने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी होगी। जब भी कोई बाई कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, प्लस पानी बनाता है, प्लस CO2 बनाता है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं याद तो मिक्सचर एनालिसिस में आप ये वाली चीज पढ़ोगे, लेक्चर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। मिक्सचर एनालिसिस में मैंने आपको ये वाली चीज करवा रखी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 8.4 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये है और 4.4 ग्राम ये बनी है। मुझे इसका मास बताना है। तो कुछ नहीं करना, 84 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.4 कर देना है। एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 24 ग्राम। राइट, सिंपल, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। और करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड which is composed of the elements silicon and oxygen contains 46.7% silicon by mass. How much oxygen will 10 gram of silicon combine with? वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन देखें। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 46.7% सिलिकॉन बाय मास। जब भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी हो, आपको हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत करनी है 100 ग्राम से। आप मान लीजिए लेट आपके पास 100 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, उसमें 46.7 ग्राम क्या होगा, सिलिकॉन। तो 100 में से सिलिकॉन माइनस कर दीजिए तो 53.3 ग्राम क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो आपको सिलिकॉन का मास पता है, आपको ऑक्सीजन का मास पता है, राइट। ठीक है, तो अब मुझे पता लगाना है कि 10 ग्राम सिलिकॉन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। तो यहां से तो मुझे क्या पता लग रहा है कि 46 पॉइंट, हाउ मच ऑक्सीजन विल 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कंबाइन। ठीक है, तो मुझे यहां से पता लगा 46.7 ग्राम सिलिकॉन कंबाइन करता है 53.3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम सिलिकॉन कितने के साथ करेगा, 53.3 अपॉन 46.7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 10 ग्राम सिलिकॉन कितने के साथ करेगा, 53.3 अपॉन 46.7 इंटू 10। इसको सॉल्व करना, यहां से क्या आ जाएगा आपका आंसर, राइट। अगर वो आपसे पूछता 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने, 10 ग्राम ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो आप बोलते देखो 100 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड कंबाइन करता है 53.3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 1 ग्राम सिलिकॉन ऑक्साइड करेगा 53.3 अपॉन 100 के साथ। तो 10 ग्राम करेगा 53.3 अपॉन 100 इंटू 10 के साथ, ये हो जाता 5.33 ग्राम, राइट। तो इस तरीके से चाहे क्वेश्चन में सिलिकॉन ऑक्साइड दे रखा होता है, चाहे सिलिकॉन दे रखा होता, दोनों से आप आंसर निकाल लेते। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, बात करते हैं। देखो
सबसे पहले इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799, राइट। ये कहता क्या है देखते हैं। अ केमिकल कंपाउंड, a chemical compound always contains a chemical compound always contains exactly the same proportion of element by mass irrespective of the source to which it is taken। इसको समझते हैं जरा, ये क्या कह रहा है एक्चुअली लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी, आपके पास CaCO3 है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या बनेगा CaO प्लस CO2, ठीक है। मान लो आपके पास NaHCO3 है, आपने उसको हीट किया तो क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। मान लो आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, आपने उसको बर्न किया, क्या बनेगा CO2। मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने उसको एसिड में डाल दिया तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो मैंने आपको ऊपर 4 रिएक्शंस दी जिनमें अलग अलग रिएक्शन में मैं अलग अलग सोर्स से CO2 बना रहा हूं, बट क्या CO2 का फॉर्मूला सोर्स चेंज होने से चेंज हो गया? नहीं सर, CO2 का फॉर्मूला तो CO2 ही रहा। कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 ही होती है, चाहे कहीं से भी बनाओ, राइट। उसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो यही वाली बात मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है, क्या कि केमिकल कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट बाय मास सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, यानी कि एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो सेम रहेगा। जैसे इसमें CO2 है ना, कार्बन 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी कि 16 इंटू 2 32 ग्राम, 2 6 12 16 3 8, यानी कि CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो हमेशा 3:8 ही रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि CO2 कहां से मिल रही है। ऐसे ही पानी है, पानी को चाहे रिवर से लो, चाहे सी से लो, चाहे वेल से लो, चाहे नाली से ले लो, चाहे बरसात का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, पानी में 2H और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 1:8 का बाई मास मिक्सचर रहेगा। ये फिक्स है। यही वाली बात कौन कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर देखते हैं। तो अब ये है मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आपके पास 12.976 ग्राम लेड है, ठीक, वो कंबाइन होता है इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है PbO2, ठीक। तो एक तरीका तो आपने PbO2 बनाने का ये करा कि लेड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया। दूसरा तरीका क्या अपनाया आपने कि PbO2 को आपने प्रिपेयर किया बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो भी आपका PbO2 बना। और इट वाज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन PbO2 इज 13.38। कब? दूसरे वाले में, राइट। तो आपको बताना है क्या इस एग्जांपल में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 2 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालोगे इन फर्स्ट ऑक्साइड, क्योंकि सेकंड में तो आपको दे ही रखी है, तो पहले में निकाल लो। अगर सेम ही आई परसेंटेज, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो दूसरे में कितनी आएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 12.976 प्लस 2.004 दैट इज 14.98 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 13.3%, और आपको दे भी रखा है दूसरे कंपाउंड में 13.3%। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या है इस लॉ की लिमिटेशन, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात है, लॉ डज नॉट अप्लाई टू आइसोटोप्स। ये लॉ आइसोटोप्स पर नहीं लगता, राइट। दूसरी बात, ये जो लॉ है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड पर नहीं लगता। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें, जैसे डाल्टन कहता था कि FeO है, तो इसमें 1 और 1 एटम है, राइट। तो एटम को आप तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। एटम मिनिमम या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके नंबर होंगे। एटम कभी भी 0.5 नहीं हो सकता, 0.6 नहीं हो सकता, इस तरीके से एटम्स नहीं हो सकते। लेकिन कुछ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Fe0.93O। अब इसमें जो है Fe1 से छोटा है, 0.93 है, राइट। तो अब ऐसे कंपाउंड्स में मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें Fe तय ही नहीं है कितना है। किसी में 0.93 मिल जाएगा, किसी में 0.94 मिल जाएगा, किसी में 0.95 मिल जाएगा, है ना। और आइसोटोप्स पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि एक आयरन का आइसोटोप है जिसका मास है मान लो 56, एक दूसरा है उसका 58, तो आपका मास तो चेंज हो गया, है ना। तो अगर मास ही चेंज हो गया तो फिर मास परसेंटेज कैसे सेम रहेगी? तो इसलिए ना तो आइसोटोप्स पर लगता, ना ही नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड पर लगता। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burned in 8 gram oxygen, 11 gram of CO2 is produced. What mass of CO2 will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen, and which law is satisfying here? अटेम्प्ट करिए, मैं आपको 5 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन को करने के। सोचिए, समझिए क्या करना है, देखिए।
चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में है कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाएंगे CO2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और 11 ग्राम CO2 बनाता है। तो सबसे पहले तो 8 और 3 11 और 11 ही बन रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 3 ग्राम कार्बन को मैं 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला दूं तो कितना ग्राम CO2 मिलेगा? अब यहीं पर सोचने वाली बात थी, सर 11 ग्राम ही मिलेगा। क्यों? आप चाहे 3 ग्राम को 50 ग्राम के साथ मिला दो, चाहे 50 किलोग्राम के साथ मिला दो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि 3 ग्राम केवल 8 ग्राम के साथ ही मिक्स हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर भी केवल 8 ग्राम के साथ मिक्स होगा और 11 ग्राम बनेगा, यानी कि यहां पर LOCM भी सेटिस्फाई हुआ प्लस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सेटिस्फाई हुआ। तो बाकी की ऑक्सीजन कहां गई? सर 42 ग्राम एज इट इज पड़ी होगी अभी भी सॉल्यूशन में, कुछ नहीं हुआ उसका, वो आज भी ऐसी की ऐसी सॉल्यूशन में पड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर ही क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1.4 ग्राम ऑफ calcium oxide obtained by heating limestone was found to contain 0.4 gram of oxygen. Another sample of 3.5 gram calcium oxide obtained by direct combination of calcium and oxygen was found to contain 2.5 gram of calcium. Show that the data are in accordance with the law of constant proportion. आपको ये प्रूफ करना है, टाइम लीजिए, प्रूफ करिए।
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो अभी भी कर रहा है वो करते रहिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले खुद से ही सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे से कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट, CaCO3। आपने उसको हीट किया, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है 1.4 ग्राम CaO ऑब्टेन होता है अगर आप लाइमस्टोन को हीट करते हो और उसमें 0.4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, राइट। ठीक है, तो अगर 1.4 ग्राम CaO में 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है तो परसेंटेज निकालनी है ना, तो 100 ग्राम में निकाल लो। 100 ग्राम CaO में कितनी ऑक्सीजन होगी सर, 0.4 इंटू 100 अपॉन 1.4। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 28.57 ग्राम ऑफ O2। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ O2 इन CaO कितना हो गया सर, 28.57। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो गया सर, 71.43। यहां पर O2 नहीं O होगा, परसेंटेज ऑफ O, यहां पर भी O, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहला केस हो गया ना। केस 2 देखते हैं, दूसरे वाले में निकालते हैं। तो दूसरा वाला कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हीट करते हो तो कैल्शियम प्लस हाफ O2 मिलेगा। तो 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन करता है 2.5 ग्राम कैल्शियम। तो 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितना करेगा सर, 2.5 इंटू 100 अपॉन 3.5। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 71.43। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaO कितना है, 71.43। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 100 माइनस 71.43 विच इज इक्वल्स टू 28.57 जो पिछले में आया था। इसका मतलब दोनों में ही सेम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है, ठीक। अच्छा, अब दूसरे टाइप से एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। मान लो मुझे दे रखा है 1.80 ग्राम ऑफ अ certain metal burned in oxygen gave 3 gram of its oxide. 1.50 gram of the same metal heated in steam gave 2.50 gram of its oxide. Which law is shown by this data? ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, दो सैंपल है आपके पास। पहले वाले में कह रहा है वेट ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल है जो ऑक्सीजन में बर्न करती है और मुझे 3 ग्राम ऑक्साइड देती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी तो वो M2ON बनाएगी, मेटल की वैलेंसी मैंने N मान ली है, राइट। और आपको कह रहा है ये 1.80 ग्राम है और ये 3 ग्राम है, तो पक्की बात है ये कितना रहा होगा सर, x रहा होगा 3 माइनस 1.80, दैट इज 1.2 ग्राम, यानी कि 1.2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है। तो वेट ऑफ मेटल और वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए आप, दोनों का रेशियो क्या रहना चाहिए, बराबर। तो पहले वाले में निकालो, ये आ गया 1.5 ग्राम, सही है। अब दूसरे सैंपल में निकाल लो, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन,
तो पहले वाले में वेट ऑफ, दूसरे वाले में क्या दे रखा है, 1.50 ग्राम मेटल का है और 2.5 ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि 1 क्या रहा होगा, ऑक्सीजन का वेट। तो यहां जब इसको सॉल्व करोगे ये भी कितना देगा, 1.5, यानी कि दोनों में वेट ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बराबर। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई किया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। अगला तीसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये दिया था डाल्टन ने इन 1803। 1803 में डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। कहता क्या है ये लॉ, जरा बात करते हैं। लॉ कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन with each other to form two or more than two compounds, the mass of one of the elements which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं। जैसे मानो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वो मिलकर कई तरीके का कंपाउंड बनाता है, जैसे NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5 एटसेट्रा, और भी कई तरीके। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, जब दो एलिमेंट कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, टू फॉर्म बनाने के लिए टू और मोर देन टू कंपाउंड, हाँ बनाए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए ना, 5-5 बना रखे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो किसी एक एलिमेंट का मास which combine with the fixed mass of other bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है, आप इनमें से, आपके पास दो दो एटम है ना, सब में किसी एक एटम का मास फिक्स कर लो और उस एटम का मास फिक्स करके दूसरे एटम का मास निकाल लो। जैसे पहले सब में मास लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48 और नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 80। ठीक है, अब कह रहा है किस एक एटम का मास फिक्स कर लो। मान लो मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लिया, ठीक है, तो इसमें 14 है, इसमें भी 14 बनाओ, तो मैं बोलूंगा 28 ग्राम रिएक्ट करता है 16 के साथ, तो 1 रिएक्ट करेगा 16/28 के साथ, तो 14 रिएक्ट करेगा 16/28 इंटू 14 के साथ, दैट इज 14 2 28, 2 8 16, यानी कि 8 ग्राम के साथ। यहां पर 14 32 के साथ ही कर रहा है, यहां पर 28 कर रहा है 48 के साथ, तो 14 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 24 के साथ। यहां पर 28 कर रहा है 80 के साथ, तो 14 कितने के साथ करेगा, 40 के साथ। तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लिया 14 ग्राम और 14 ग्राम के हिसाब से बाकी सबके मास निकाल लिए। ठीक है, किसके मास निकाल लिए, ऑक्सीजन के। तो अब आप सारे मास लिख लो ऑक्सीजन के, 16, 8, 32, 24, 40, ये इनका रेशियो है, राइट। इनको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, 8 2 16, 8 1 8, 8 4 32, 8 3 24, 8 5 40। यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया इस तरीके से कि उन्होंने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स करने पर, जो कि कंबाइन कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 14 ग्राम हर कंपाउंड में कंबाइन कर रहा था एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ,
ऑक्सीजन के, और जब मैंने उस फिक्स्ड अमाउंट को हर कंपाउंड से निकाला और उनका रेशियो लिया, तो वो जो रेशियो आया वो सिंपल होल नंबर रेशियो आया। ऐसा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है हर केस में आना चाहिए। ठीक है, ठीक। अगला लॉ कौन सा है? अच्छा, इस लॉ की भी एक लिमिटेशन है, वो लिख लीजिए पहले। जैसे पहले वाले लॉ की थी कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पर नहीं चलता था, दूसरे लॉ की थी वो आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं था और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड नहीं था। ऐसी इस वाले लॉ की भी एक लिमिटेशन है। पहली तो वही कि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड पर नहीं चलबे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स पर वैलिड नहीं है, पहली लिमिटेशन। और दूसरी लिमिटेशन है डजंट वर्क well with polymers and oligomers। अब ये पॉलीमर्स एंड ओलिगोमर्स क्या होते हैं? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स अमाउंट में जब कंबाइन हो रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। जब यही कॉम्बिनेशन 10 एटम्स, 20 एटम्स, 100 एटम्स, 200, 1000, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे होने लगे, मतलब हम गिनती ना कर पाए, इतना ज्यादा पॉली अमाउंट में हो जाए। जब 1 होता है तो मोनो, 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा, ऐसे जब बहुत सारे होते हैं गिन ही नहीं पा रहे तो यूज करते हैं पॉली। तो ऐसे जब पॉलीमर्स हैं, जब मुझे पता ही नहीं है कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो मैं रेशियो कहां से निकालूंगा? इसलिए ये लॉ पॉलीमर्स या ओलिगोमर्स के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अगला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन या इसी को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन भी बोला जाता है। इट इज गिवन बाय जेरमस रिचर इन 1792। क्या कहता है ये लॉ? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with the same weight of a third element। पहले डेफिनेशन लिखें फिर अभी समझा दूंगा। The ratio of the masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine। राइट, इसको समझते हैं। देखो, लॉ कह रहा है कि आपके पास सपोज दो एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए, यानी कि ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और सल्फर भी, लेकिन तीसरे एलिमेंट का जो वेट है वो फिक्स होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर दिया 2 ग्राम, ठीक, तो 2 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है? सर पानी बनाता है, 2 ग्राम के साथ 8 ग्राम कंबाइन करेगा, ठीक है। और 2 ग्राम के साथ सल्फर कितना कंबाइन हो सकता है? तो आपको याद आया H2S बन सकता है, ठीक है, यानी कि 2 ग्राम के साथ 32 ग्राम सल्फर कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, तो जब इसके फिक्स्ड मास यानी कि इसके 2 ग्राम के साथ कितना कंबाइन हुआ? 16 ग्राम, इसके 2 ग्राम के साथ कितना कंबाइन हुआ? 32 ग्राम, राइट।
तो अगर मैं फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हुआ है उसका रेशियो लूं, यानी कि सल्फर रेशियो ऑक्सीजन निकालूं, तो वो कितना होगा 32:16, राइट, यानी कि 2:1। सही है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाते तो वो भी कुछ एलिमेंट बनाते, ठीक है, या तो वो SO2 हो सकता था या वो SO3 हो सकता था। अगर मैं उन दोनों का रेशियो निकालूं, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन होने के बाद जो रेशियो आया, तो वो कितना है 32:32। कितना हो गया 1:1। तो ये रेशियो और ये रेशियो आइदर इट विल बी सेम और इट विल बी द सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो, राइट, या तो वो सेम होंगे या फिर वो सिंपल मल्टीपल में होंगे। यानी कि यहां पर सेम नहीं है, सिंपल मल्टीपल में है, एक में 2:1 है, एक में 1:1 है। तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन चलता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अब की बार मैं एलिमेंट चेंज कर दे रहा हूं, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो सल्फर के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पर बना मान लो H2S, यहां पर बना SO3, ठीक है। तो यहां पर किसका मास फिक्स है सर, सल्फर का। 32 ग्राम के साथ यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, यहां पर 32 ग्राम के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो 2:48 कर लूं, यानी कि हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कर लूं, तो कितना हो जाएगा 1:24। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते तो कितना बनाते, H2O भी बना सकते थे, H2O2 भी बना सकते थे। तो अगर H2O बनाते तो क्या रेशियो आता 2:16, यानी कि 1:8। और अगर H2O2 बनाते तो क्या रेशियो आता 2:32, यानी कि 1:16। तो चाहे ये दोनों ले लो, सिंपल होल नंबर रेशियो में है, चाहे ये दोनों ले लो, ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो में है, राइट। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बस इतना ही कहता है, आपको ये ट्राइंगल बनाना है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक। अब एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन तो आएगी नहीं, वो तो बोर्ड्स में आएगी। बोर्ड्स में भी जनरली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से सवाल नहीं आता क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जाती है। ये बस सीखने के लिए था, तो हमने सीख लिया। क्वेश्चन या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आएगा या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आएगा, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आएगा। रेसिप्रोकल और मल्टीपल से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एमसीक्यू में आ गया तो क्या करोगे कि एक डेटा दे रखा होगा और आपसे कहेगा बताइए कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़कर आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखिए, मान लो फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, आपको फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड दिया किसी ने, which contains 22.57% of phosphorus, जिसमें फोस्फोरस की परसेंटेज दे रखी है। फोस्फीन PH3 contains 91.18% ऑफ फोस्फोरस। तो फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड में दे रखी है, फोस्फीन में दे रखी है, वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस contains 97.23% of chlorine. Prove by calculation which law is illustrated. कौन सा लॉ यहां पर लग रहा है आपको ये बताना है। तो उसने तो बोला है प्रूव बाय कैलकुलेशन, बट हम करेंगे कॉमन सेंस से। कैसे, देखो समझो ध्यान से। उसने पहला कंपाउंड क्या बोला है फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दूसरा कंपाउंड क्या बोला है PH3, और तीसरा कंपाउंड क्या बोला है उसने HCl। तो गौर से देखना, पहले कंपाउंड में क्या हुआ है, क्लोरीन फोस्फोरस के साथ कंबाइन हुआ और बनाया PCl3। दूसरे कंपाउंड में सेम मास के फोस्फोरस के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है और बनाया PH3, और फिर H और Cl आपस में कंबाइन हो गए और बना दिया है HCl।
एल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लग रहा था, तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मैंने कॉमन सेंस से निकाल दिया। राइट? तो इसी तरीके से कॉमन सेंस से आपको निकाल देना है। कैलकुलेशन केवल दो ही लॉस की आएगी, बाकी दोनों को आप कैलकुलेशन से बिना कैलकुलेशन करे निकाल लोगे। कैसे? चौथे लॉ में आपको कंपाउंड दिख जाएंगे 3, जिनमें ये वाली चीज लग रही होगी जो मैंने आपको सिखाई। तीसरे लॉ में आपको एलिमेंट 2 ही दिखेंगे, लेकिन उनसे बनते हुए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दिखेंगे। राइट? जैसे N2O, N2O4, इस तरीके से H2O, H2O2, है ना, H3O9, इस तरीके से कुछ भी मिल जाएगा। तो उसमें एलिमेंट 2 होंगे, लेकिन उनसे कंपाउंड दूसरे बन रहे होंगे। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप देखकर पता लगा ही लोगे। ठीक, तो ये थी आपकी पूरी माया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गेलो-सेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और आगे हम लोग मोल में प्रवेश करेंगे और बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।